जब फर्स्ट टाइम मैंने क्रेवन द हंटर का रेड बैंड ट्रेलर देखा तो मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हो गया था फिल्म को लेके। पर धीरे धीरे जैसे सोनी के स्पाइडरमैन विलेन यूनिवर्स से स्पाइडरमैन गायब हो गया, ठीक वैसे ही मेरी एक्साइटमेंट भी। और ये सोनी का स्पाइडरमैन विलेन यूनिवर्स नहीं बल्कि सोनी का स्पाइडरलेस यूनिवर्स है। एंड होपफुली क्रेवन द हंटर के साथ ही सोनी का स्पाइडरलेस यूनिवर्स भी खत्म हो जाए। वैसे क्रेवन द हंटर बॉम्ब एट बॉक्स ऑफिस, और बॉम्ब से मेरा मतलब है लिटरल फ्लॉप, डिजास्टर, अ ट्रेजेडी। वैसे तो क्रेवन द हंटर की हाइप इंडिया में तो ऐसी है कि टिकट बुक करना ही मुश्किल हो जा रहा था, क्योंकि शोज ही कैंसिल हो जा रहे थे इसकी लो बुकिंग्स की वजह से। फाइनली हमें एक थिएटर में शो मिला जिसमें मेरे अलावा पूरे 9 लोग थे। और हाइप ऐसी क्यों ना होगी, क्योंकि सोनी का स्पाइडरलेस यूनिवर्स कैसा है हम सब जानते ही हैं। मैडम वेब और मॉर्बियस कैसी है हमने देखी है। और क्रेवन द हंटर तो वैसे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड 13 दिसंबर को रिलीज हो गई थी। और रॉटन टोमेटोज पे भी कितना ग्लोरीफाइंग स्कोर मिला है इसको, पूरे 16%। और फिर जब इस फिल्म को इंडिया में डिले किया गया तो ये तो होना ही था। 16% स्कोर देखने के बाद तो जो लोग थोड़े बहुत क्रेवन द हंटर को लेके एक्साइटेड थे, उसे देखने जाने वाले थे, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर लिए और उन्होंने डिसाइड किया कि छोड़ो, रहने ही देते हैं। इंडिया में तो 3 ही हफ्ते लेट हुई है मूवी, पर क्रेवन द हंटर ने थिएटर्स में आने में पूरे 25 साल लेट कर दिए। इट्स टू लेट फॉर क्रेवन द हंटर। तो ऐसा क्यों है और क्रेवन द हंटर में क्या अच्छा और क्या क्या बुरा, सब पे डिटेल में बात करेंगे। पर सबसे पहले ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि पॉप कल्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना कोई समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पता है, जब मैं ये फिल्म थिएटर में देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि फिल्म बुरी है, पर इतनी भी बुरी नहीं है जितना कि फॉरेन मीडिया इसको पोर्ट्रे कर रहा है। ऑफ कोर्स ये फिल्म बुरी है और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो फर्स्ट सीन से ही दिखने लग जाती है, नो डाउट अबाउट दैट। पर ये वर्स्ट फिल्म नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये दुनिया की वर्स्ट फिल्म है तो शायद आपने ज्यादा फिल्में देखी नहीं है। फिर सडनली मेरे दिमाग में एक थॉट स्ट्राइक किया एंड आई रियलाइज्ड कि अच्छा ये बात है, इसलिए क्रेवन द हंटर इतनी मीडियोकर है। ये मूवी केवल मीडियोकर है नहीं बल्कि दिखती भी मीडियोकर है। ये मूवी बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड फील होती है। ये मूवी 25 साल पुरानी मूवीज जैसी लगती है। अर्ली 2000 में जो हॉलीवुड फिल्म्स आती थी, एवरेज एक्शन फ्लिक्स, क्रेवन द हंटर बिल्कुल वैसी ही फील होती है। आउटडेटेड स्टोरी लाइन, सिनेमेटोग्राफी, विजुअली ब्लॉन्ड और सुपर हीरो जॉनरा की जो अर्ली स्टेज थी, हैनकॉक टाइप फिल्म्स। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि सुपर हीरो जॉनरा अपने पीक पे जाने के बाद अभी थोड़े लो टाइम से गुजर रहा है, क्योंकि इस टाइम पे ऑडियंस क्वालिटी क्रेव कर रही है, क्रेवन द हंटर नहीं। ये कोई सुपर हीरो जॉनरा की शुरुआत नहीं है कि आप इस तरह के प्रोडक्ट बना के उसे बेच सको। तो वही मैंने कहा ना कि ये फिल्म 25 साल लेट हो गई। अगर ये फिल्म अर्ली 2000s में आती तो शायद लोग इसकी इतनी बुराई ना करते, क्योंकि वो टाइम अलग था। अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है और एक से एक सुपर हीरो फिल्में हमने देख ली हैं, तो इस स्टेज पे ऐसी फिल्म अच्छी नहीं लगती। ऊपर से सोनी के सीईओ आके क्रेवन द हंटर, मैडम वेब और मॉर्बियस के फेलियर के लिए क्रिटिक्स को ब्लेम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये फिल्में अच्छी है, वो अलग ही बबल में जी रहे हैं। इन फिल्म्स को डिफेंड करने से बेहतर अगर ये फिल्में बेहतर बना देते तो ये नौबत ही ना आती। क्रेवन द हंटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें प्लॉट के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। अगर स्टोरी में थोड़ा भी एफर्ट डालते हैं तो ये फिल्म इतनी बुरी तरह से फ्लॉप नहीं होती। आधे घंटे तक तो ये समझ में ही नहीं आता कि ये फिल्म जा किधर रही है। फिल्म शुरू प्रिजन के सीन से होती है, वहाँ क्रेवन द हंटर किसी को मारने आया है। ये पूरा जो सीक्वेंस है ये क्यों है समझ में ही नहीं आता। और यहाँ से हम अचानक से कहीं और पहुंच जाते हैं और फिर आधी मूवी के बाद हमें बताया जाता है कि उसको प्रिजन में क्रेवन ने इसलिए मारा ताकि वो साइक्लॉप्स को अपने साथ कर सके। इस कहानी का सबसे बड़ा इशू इसका मेन कैरेक्टर है, क्रेवन द हंटर। देखो, क्रेवन द हंटर का जो कैरेक्टर है कॉमिक्स में, वो इगोइस्टिक, मैड, साइको मर्डरर का है। ही इज द प्रॉपर विलन ऑफ स्पाइडरमैन। पर ये उस तरह का कैरेक्टर नहीं है जिस पर आप ट्रिलॉजी बना सको। जी हाँ, इसकी ट्रिलॉजी बनने वाली थी, बट आई डोंट नो कि अब बनेगी कि नहीं। खैर वो छोड़ो, ये जो कैरेक्टर है ये अपनी लेगेसी छोड़ना चाहता है, रूथलेस है, मर्डरर है। पर क्रेवन द हंटर में क्रेवन का कैरेक्टर इसके बिल्कुल विपरीत है। इनफैक्ट क्रेवन के फादर निकोलाई क्रेविनॉफ में ये सारी क्वालिटीज है। इस मूवी को देखते हुए ऐसा लगता है कि निकोलाई क्रेविनॉफ ही असली हंटर है। अब मूवी के एंड होते हुए ऐसा दिखाने की कोशिश भी की गई है कि रसल क्रो का कैरेक्टर यानी निकोलाई क्रेविनॉफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्रेवन द हंटर है और एरन टेलर जॉनसन सेकंड जनरेशन ऑफ क्रेवन द हंटर। जब एरन टेलर जॉनसन लास्ट में मिरर के आगे बैठता है तो ये सीन यही पोर्ट्रे करता है। और क्रेवन को अपने फादर का आखिरी खत भी मिलता है जिसमें उसके फादर उसको कह रहे हैं
कि तुम अपने आप को पहचानो, हम कौन है ये समझो, अपनी रूट्स को समझो, तुम जिस काम के लिए बने हो वो करो, उसको पहचानो। अब इस पूरे सिनेरियो में प्रॉब्लम ये है कि क्रेवन का कैरेक्टर तो विलन का है, पर मूवी में उसको हीरो बना दिया। अगर मूवी में भी उसको विलन ही बनाए रखते तो वो बिल्कुल अपने पापा जैसा ही दिखता और एग्जैक्टली लास्ट में पॉइंट प्रूफ भी हो जाता। बट यहाँ पे ऐसा फील नहीं होता। पूरी मूवी में क्रेवन केवल बुरे लोगों को मारता है, गैंगस्टर्स, ड्रग लॉर्ड्स, पोचर्स और भी पता नहीं क्या क्या। तो पूरी मूवी में आप क्रेवन को अपने फादर से बिल्कुल अपोजिट दिखा रहे हो, जहाँ फादर को एज अ रूथलेस विलन की तरह पोर्ट्रे किया है और क्रेवन को एज अ हीरो। और फिर लास्ट में एक सीन में आप ये दिखाते हो कि वो बिल्कुल अपने फादर की तरह है। इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि इसकी कोई रीजनिंग नहीं दी है। देखो, मूवी में आप जो भी लिखते हो, जो भी दिखाते हो ना, उसके पीछे एक रीजन होता है, तभी वो अच्छा लगता है। और यहाँ पे वो रीजन ही नहीं है। पूरी मूवी में क्रेवन ने कोई विलन वाला काम ही नहीं किया, तो वो निकोलाई क्रेविनॉफ जैसा कैसे बन गया? सिर्फ मिरर के आगे बैठने से कोई विलन थोड़ी बन जाता है। और ये चीज केवल क्रेवन के साथ नहीं, बल्कि उसके भाई के साथ भी की है इन्होंने। पूरी मूवी में कहीं कोई हिंट ही नहीं दिया कि डिमिट्री बुरा हो सकता है। वो पूरी फिल्म में अपने फादर से नफरत करता है, क्रेवन की तरह। उसको उसके फादर का बिजनेस नहीं पसंद। दिमित्री इस तरह का कैरेक्टर है कि वो जो भी कर ले उसकी खुद की आइडेंटिटी कम पड़ी जाती है। वो बहुत अच्छी सिंगिंग करता है, बहुत अच्छे से लोगों को कॉपी कर लेता है, पर उसके खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। उसकी खुद की आइडेंटिटी बहुत वीक है और वो अपने फादर से रिस्पेक्ट चाहता है, जो कि उसे मिलने नहीं वाली। तो ऐसे कैरेक्टर पे कैमिलियन एकदम सूट करता है, जो मुझे अच्छा भी लगा और कॉमिक एक्यूरेट भी है। अब इस पे प्रॉब्लम ये है ना कि वो पूरा टाइम अपने फादर से हेट करता रहा, पूरा टाइम चाहता रहा कि उसका फादर मर जाए, और उसको उसके फादर का बिजनेस भी नहीं चाहिए। उसको अपने फादर के बिजनेस से भी हमेशा से छुटकारा ही चाहिए था। और जैसे ही उसका फादर रास्ते से हटता है, मर जाता है, वो एग्जैक्टली अपने फादर जैसा बन गया। और ये चीज इतनी अब्रप्टली होती है कि क्या ही बताएं। ये कोई ट्विस्ट नहीं हुआ। ट्विस्ट तब कहलाता जब सटल हिंट्स दिए होते। ऐसे थोड़ी कि आप लास्ट में एक सीन में कुछ भी दिखा दोगे और बोलोगे कि ये ट्विस्ट है हमारा। ये ट्विस्ट नहीं, ये तो लेजी राइटिंग हुई। हर चीज का एक फ्लो होता है। ऐसे थोड़ी कि पूरी मूवी में क्रेवन को आप गुड गाय दिखा रहे हो और आखिरी में उसे जो बिना कोई रीजन दिया आपने बैड गाय दिखा दिया। और सारी मुसीबत की जड़ ये है कि पता नहीं क्यों सोनी वाले ऑब्सेस्ड हैं विलन को एज अ हीरो दिखाने में, एज अ एंटी हीरो दिखाने में। अरे प्रॉपर इविल विलन दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? विलन के प्रति सिंपैथी क्यों क्रिएट करनी है? देखो, जोकर में भी आर्थर फ्लेक के अराउंड सिंपैथी क्रिएट की है, पर वो प्योरली अच्छा इंसान नहीं था। पर यहाँ पे क्रेवन को शुरुआत से एक बहुत ही अच्छा इंसान दिखाया है। विलन वाली तो कोई बात ही नहीं है उसमें। इनफैक्ट उसको एज अ सुपर हीरो इन लोगों ने पोर्ट्रे किया है, जबकि उसको एज अ सुपर विलन पोर्ट्रे करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा है कि क्रेवन उस तरह का कैरेक्टर ही नहीं है कि उस पर आप ट्रिलॉजी बना सको। और सोनी की वैनम मूवीज वर्क इसलिए करती है क्योंकि वैनम की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, और एडी ब्रॉक और वैनम की केमिस्ट्री भी लोगों को बहुत पसंद आती है, और टॉम हार्डी की परफॉर्मेंस भी। जबकि वैनम मूवीज भी मीडियोकर ही है, पर क्रेवन उस तरह का कैरेक्टर ही नहीं है। क्रेवन स्पाइडरमैन के साथ ही अच्छा लगेगा। आई होप कि क्रेवन द हंटर फ्लॉप होने के बाद सोनी समझ जाए कि दे शुड अवॉइड मेकिंग एनी मोर सच मूवीज। मूवी में कैलिप्सो भी है, और देखो कॉमिक्स में कैलिप्सो क्रेवन द हंटर के साथ ही दिखती है, तो यहाँ मूवी में भी है, तो अच्छा लगा मुझे ये देख के। पर कैलिप्सो की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है। वो इतनी शातिर और कनिंग है कि वो कई बार क्रेवन को मैनिपुलेट भी करती है और उस पर दबाव डालती है स्पाइडरमैन पे अटैक करने के लिए। इनफैक्ट क्रेवन द लास्ट हंट में क्रेवन सुसाइड भी कैलिप्सो की वजह से ही करता है, इसीलिए उसका नाम द लास्ट हंट है। पर यहाँ मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। कैलिप्सो की कोई पर्सनैलिटी नहीं है, वो सिर्फ अपने टैरोट कार्ड्स के साथ खेलती रहती है, और पूरी मूवी में उसका सिर्फ एक ही काम है, अपनी ग्रैनी का दिया हुआ मैजिकल पोर्शन लेके घूमते रहना, कि जैसे ही क्रेवन द हंटर को जिंदा रहने के लिए उस मैजिकल पोर्शन की जरूरत पड़ेगी तो कैलिप्सो वहां पे फट से हाजिर हो जाए और उसको वो पोर्शन पिला दे। बस पूरी मूवी में कैलिप्सो का यही काम है, और इसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। और फिर जब फिल्म खत्म होती है तो हम सब यही सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर में कैलिप्सो का हुआ क्या। और मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिखाया ही नहीं। सेम गोज विद राइनो। राइनो का VFX CGI तो बुरा है ही, पर उसके कैरेक्टर को भी बड़ा अजीब तरीके से लिखा गया है, पर एटलीस्ट कैलिप्सो से तो बेहतर ही है। मूवी में राइनो का कैरेक्टर देखने में तो स्ट्रॉन्ग लगता है, पर सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका थोड़ा कम है। बेसिकली उसको माचो बनना है। सो बेसिकली ये मूवी मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की थीम को भी दूर दूर से टच करती है। ना तो इस मूवी में कोई स्टोरी है, ना कोई प्लॉट, ना ही अच्छे कैरेक्टर्स लिखे हैं, और फिर सोनी वाले कहते हैं कि मूवी क्रिटिक्स की वजह से फ्लॉप हो गई।
वेनम मूवीज में एटलीस्ट क्वियर एलिगोरी तो थी, टॉम हार्डी की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस भी थी, पर क्रेवन द हंटर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि क्रेवन द हंटर के पीछे जो टीम है वो अच्छी नहीं है, टीम भी कितनी ऑसम है। जेसी चंदौर एक्टर से कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं, वो जरा आप एक बार अब मोस्ट वायलेंट ईयर में देखो। और क्रेवन द हंटर की कास्ट भी कितनी टैलेंटेड है, इंक्लूडिंग एकेडमी अवार्ड विनर एरियाना डिबोस। ब्रो वो कर क्या रही है इस मूवी में? रसल क्रो वो किस कैलिबर के एक्टर है ये तो हम सब जानते ही हैं, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को आज भी कोई मैच नहीं कर सकता। और एरन टेलर जॉनसन ने भी अपना बेस्ट दिया है, वो जिस तरह के एफर्ट डाल रहे थे उसे देख के ऐसा फील हो रहा था जैसे उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि वो जिस फिल्म में काम कर रहे हैं वो कितना बैड प्रोडक्ट है। और मैं जेसी चंदौर के इंटरव्यूज देख रहा था, वो कितने पैशनेट है अपने इंटरव्यूज में, फिर न जाने मूवी इतनी खराब कैसे बन गई। और कहीं ना कहीं फील होता है कि रीशूट्स बहुत सारे हुए हैं और एक्टर्स की आपस में कोई केमिस्ट्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बचपन में जब क्रेवन पे शेर अटैक करता है तो कैलिप्सो उसकी जान बचाती है अपने एंसेस्ट्रल मैजिकल पोर्शन से, और वो उसके पास अपने एक टैरोट कार्ड छोड़ देती है। अब 20 साल के बाद वो लोग मिलते हैं और उसी टैरोट कार्ड को दिखा के क्रेवन कैलिप्सो को कहता है कि मैं वही बच्चा हूँ। तो ये दोनों 20 साल के बाद मिलते हैं, पर यहाँ पे एक्टर्स का रिएक्शन देख के ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि ये लोग 20 साल बाद मिल रहे हैं। तो या एक्टर्स में केमिस्ट्री नहीं है, और मैं सभी एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये लोग क्रेवन द हंटर की मूवी बना रहे हैं और क्रेवन द हंटर की ओरिजिन स्टोरी भी ढंग से नहीं दिखा पाए। फॉर एग्जाम्पल जब क्रेवन के यंग वर्जन को दिखाया जाता है तो उस टाइम पे शेर उस पर अटैक करने वाला होता है, तो शेर उसकी आईज में देखता है और रुक जाता है अटैक करने से, मानो क्रेवन के पास कोई पावर्स है और उसने जो है शेर को रोक दिया हो, जैसे वो उससे बात कर सकता है। पर फिर जब निकोलाई शेर पे गोली चलाता है तब शेर क्रेवन पे अटैक करता है, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि क्रेवन में पहले से ही पावर्स है, पर फिर पूरी मूवी में ऐसा दिखाते हैं जैसे वो पावर्स कैलिप्सो के एंसेस्ट्रल मैजिकल पोर्शन से मिली है उसको। तो ये चीजें आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। और वो शेर जिसने 2000 लोगों को मारा है वो क्रेवन को घायल करके ऐसे ही छोड़ देता है ताकि कैलिप्सो अपनी मैजिकल पोर्शन का यूज करके उसकी जान बचा सके। और क्रेवन द हंटर के पास पावर्स ये है कि वो जानवरों की आइज से दुनिया देख सकता है, उन्हें हिप्नोटाइज कर सकता है और जानवरों से कोई भी काम करा सकता है, तो वो जानवरों की आइज के थ्रू लोगों को ट्रैक करता है। अब एक तरफ क्रेवन को ऐसा दिखा है कि जो लोग एनिमल्स का शिकार करते हैं उनके सींग, दांत, स्किन को बेचने के लिए क्रेवन उनको मारता है, बेसिकली हंटर्स को हंट करता है। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं क्रेवन द हंटर को एक मछली का हंट करते हुए और फिर उसको खाते हुए। इसीलिए मैंने कहा कि इस फिल्म की जो राइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा वीक है। ये लोग पहले कुछ चीज स्ट्रेट करते हैं, फिर अगले ही सीन में उसको खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। सो बेसिकली क्रेवन द हंटर को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो जो है एक फिश को हंट करके उसे खा रहा है, पर जब कोई और लोग और जानवरों को हंट करते हैं उनकी स्किन को, उनके दांत को, उनके सिंग को बेचने के लिए, तब वो उन्हें मारता है। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर इस फिल्म में क्रेवन को फिश को मारते हुए और उसको खाते हुए ना दिखाते तो ये वाला जो पॉइंट है ये फिल्म अच्छे से रख पाती कि क्रेवन हंटर्स को हंट करता है। पर यहाँ पे ये चीज बहुत ही अजीब लगती है। एक तरफ तो वो लोगों को मार रहा है क्योंकि लोग जो है जानवरों को हर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो खुद भी तो जानवरों को हर्ट कर रहा है। तो इस मूवी की प्रॉब्लम ही यही है कि इसमें किसी भी चीज का कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। मूवी में मुझे एक ही पॉजिटिव लगा और वो ये है कि मूवी में 1-2 एक्शन सीन्स मुझे अच्छे लगे। इस मूवी की ओवरऑल क्वालिटी के हिसाब से ये जो पूरा कार चेज वाला सीन है और इसके बाद ये पूरा हेलीकॉप्टर वाला सीन जो कैप्टन अमेरिका से सिमिलर है, वो अच्छा लगा मुझे। कोई ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्शन नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पहले कभी ना देखा हो। इट जस्ट कि वो मुझे देखने में अच्छा लगा। और ये मूवी R-rated क्यों है ये मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि मूवी में ऐसा कोई खास ब्लड एंड गोर दिखाया नहीं है। देखो मैं क्रेवन द हंटर में कोई टेरिफायर लेवल का ब्लड एंड गोर तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर एटलीस्ट डेडपूल एंड वुल्वरीन लेवल का तो होना ही चाहिए था। तो R-rating के मामले में भी ये फिल्म हमें डिसअपॉइंट ही करती है। क्रेवन द हंटर अपनी सुपर्ब कास्ट और इतनी टैलेंटेड टीम के बावजूद भी हमें इम्प्रेस नहीं कर पाती। ना स्टोरी अच्छी है, ना ही कैरेक्टर्स अच्छे से लिखे हैं, ना एक्टर्स में कोई केमिस्ट्री है, और एक्शन भी कोई ऐसा माइंड ब्लोइंग नहीं है। क्रेवन द हंटर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं आपको इस फिल्म को रिकमेंड करूं। इस तरह की फिल्में 25 साल पहले आती थी, इट्स टू लेट। सो बाद में OTT पे देख लेना खाली टाइम में, अच्छी लगे तो पूरी देख लेना वरना स्किप कर देना। तो ये था हमारा रिव्यू क्रेवन द हंटर का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।